लास्ट यूनिट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है, दैट इज कंटिंजेंट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। Sir, your voice is not audible. इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। ओके, कंटिंजेंट, कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटिंजेंट? कंटिंजेंट का मीनिंग क्या होता है? एनी आइडिया व्हाट इज कंटिंजेंट? ओके, अभी सुनाई दे रहा है दर्शिता? आर यू एबल टू हियर? No, sir. Sir, your voice is very low. It's not audible. सबको सुनाई दे रहा है वॉइस? No, sir. It's still low. Yes. अभी सुनाई दे रहा है? Yes, sir. Yes, sir. There was some issue. So we have already discussed with quasi contracts. Sorry, we have some idea about quasi contracts. What is a contingent contract? Any idea? Contingent contract क्या होता है? जैसे ऐसे ही नॉर्मल वर्ड्स के थ्रू पता हो तो ओके, चलो डिस्कस करते हैं। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग होगा या कंटिंजेंट वर्ड का मीनिंग होगा विच इज डिपेंडेंट ऑन फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। सिर्फ फ्यूचर इवेंट लिखेंगे तो नहीं चलेगा, इट शुड बी फ्यूचर इवेंट एज वेल एज अनसर्टेन इवेंट। ठीक है, contingent means something which is dependent on future uncertain event, that is called contingent contract। और quasi का मतलब not a contract as such but it is an obligation imposed by law। क्या कहेंगे? it is an obligation imposed by law। ठीक है, सब लोगों को वॉइस ऑडिबल आ रहा है क्या? अभी भी प्रॉब्लम? Yes, sir. Yes, sir. Now it's audible. Yes, sir. ओके, सो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा डिपेंडेंट ऑन फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट होगा इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट एज सच बट इट इज एन ऑब्लिगेशन इम्पोज्ड बाय लॉ। ओके, इन रिलेशन टू कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, अगर हम कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे तो इस चैप्टर में इसका हम मीनिंग पढ़ने वाले हैं। दूसरा, इसके एसेंशियल्स पढ़ने वाले हैं, what is included in a contingent contract, and the third thing is how it can be enforced। अगर मुझे उसको enforce करना है तो वो किस तरह से पॉसिबल है। When we will be talking about quasi contracts, okay, ये हो गया contingent contract के लिए। और जब हम quasi contract की बात करेंगे तो उसमें ज्यादातर हम उसके टाइप्स डिस्कस करेंगे। We will be discussing for most of the times the types of the contracts, कि कौन से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं जिसमें ऑब्लिगेशन इज इम्पोज्ड बाय लॉ। एक हम जानते हैं फाइंडर ऑफ गुड्स वाला, जो हमने आगे कई सारे केसेस में एग्जांपल देखा हुआ है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, ओके, आपको इस चैप्टर में रूल्स रिलेटिंग टू एनफोर्समेंट यहाँ पे दिया हुआ है, बट हम इसका मीनिंग, उसके एसेंशियल्स और बाद में उसके रूल्स पढ़ेंगे। ओके, और क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स में केसेस डिस्कस किए हुए हैं, दैट इज द टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच आर डीम्ड एज क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके, तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया बता दिया है। अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग ऑलवेज ऐसा होता है
It is an act or abstinence if some event collateral to such contract. Okay, कोलैटरल ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. इसको कॉन्ट्रैक्ट से एज सच कुछ लेना देना नहीं है. ओके, सच इवेंट डज और डज नॉट हैपन. इस डेफिनेशन को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा. somebody promises to do or not to do something, act or abstinence, if any event which is collateral, means which is not a main part of contract, happens or does not happen. happens or does not happen. तो इसमें हमने अगर ऐसी शर्त रखी है कि फ्यूचर में ये होगा, if this event happens then I will pay, or if this event does not happen then I will pay. या तो ये इवेंट होगा तो मैं पे करूंगा, या ये इवेंट नहीं होगा तो मैं पे करूंगा. ओके, सो इट इज द एक्ट. जो भी आप करने वाले हो या नहीं करने वाले हो, जो भी आपने प्रॉमिस किया है, वो किस पे डिपेंडेंट है? किसी ऐसी इवेंट के जो कॉन्ट्रैक्ट का मेन पार्ट नहीं है, उसके होने या ना होने पे डिपेंडेंट है. ओके, इसका स्टैंडर्ड एग्जांपल आपको यहाँ पे दिया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंश्योरेंस. इंश्योरेंस कंपनी आपको इंडेमनीफाई करने के लिए गारंटी देता है ना. इट गिव्स यू द indemnification of the loss that you have suffered. Okay, but they will give only if you suffer loss. आपको वो पैसा तभी देंगे जब आपको कोई नुकसान होगा. मतलब they will give you payment for medical expenses only when you fall ill. है ना, उसमें भी कंडीशंस होते हैं बहुत सारे. आप बीमार पड़ोगे तो आपको इंश्योरेंस कंपनी मेडिकल एक्सपेंस का पैसा देगा. ओके, इन अ सिमिलर मैनर इंडेमनिटी एंड गारंटी. ओके, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. इंडेमनिटी गारंटी का पूरा चैप्टर है. ओके, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, वहां पे उसका ज्यादा डिस्कशन होगा. बट ऐसा याद रखेंगे कि कोई भी परफॉर्मेंस तभी हो रहा है जब कोई एक एक्टिविटी हो रहा है. यहाँ पे वो डिपेंडेंट किस पे है? हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट. आपने किसी एक पर्टिकुलर डेट से दूसरे डेट तक का इंश्योरेंस लिया है. मेडिकल इंश्योरेंस जनरली 1 ईयर का होता है. ओके, तो एक डेट से लेके दूसरी डेट तक अगर आप इन बिटवीन बीमार पड़े और हॉस्पिटलाइज्ड हुए फॉर एटलीस्ट 48 आवर्स, है ना, नॉर्मल है ना, अभी तो सर्दी बुखार का नाम भी नहीं ले सकते हैं, बट अगर नॉर्मल बिफोर द कोरोना टाइम्स ऐसा बोले कि अगर नॉर्मल फीवर है या फ्लू है और आप किसी भी डॉक्टर के पास से दवाई लेके आ गए, तो उसके लिए मेडिक्लेम नहीं मिलता है. यू हैव टू बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर एटलीस्ट 48 आवर्स. ओके, एग्जाम्पल, A contracts to pay B rupees 1 lakh if B's house is burnt. Okay, वो B को बोल नहीं रहा कि तुम घर जला दो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा. उन्होंने क्या बोला है? अगर कभी तुम्हारा घर जलेगा, ओके, तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा. लाइक समझो कि A इंश्योरेंस कंपनी है और B इंश्योर्ड पर्सन है जिसने अपने घर का इंश्योरेंस करवाया. तो इंश्योरेंस कंपनी ने प्रॉमिस किया है कि अगर तुम्हारा घर जलेगा तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा. That is called a contingent contract. Why? Because A will pay only when the B's house is burnt. Means something happens. Okay? अभी A को इसके घर के जलने से कोई एसेट्स लेना देना नहीं है. It is not a main part. It is a collateral event. मेन पार्ट क्या है कि ए पे करेगा या नहीं करेगा, उसकी बात है. ओके, सो ए कब पे करेगा? ओनली व्हेन बीज हाउस इज बर्न्ड. ओके, यहाँ पे किसी और ऑथर ने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, एन इवेंट विच इज नाइदर अ परफॉर्मेंस डायरेक्टली प्रॉमिस्ड एज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नॉर द होल ऑफ द कंसिडरेशन. मतलब
इंश्योरेंस कंपनी को ऐसा नहीं चलो तुम्हारा घर जला मुझे मजा आ रहा है, मेरे लिए वो कंसिडरेशन है. इट इज नॉट सो. इंश्योरेंस कंपनी ने पे किया है. ओके, क्यों पे किया? क्योंकि बी का घर जल गया. तो बी का घर जलना वो ए के लिए कंसिडरेशन नहीं है, इट इज ओनली एन इवेंट. ओके, example, A contracts to pay B rupees 1 lakh if B's house is burnt. This is a contingent contract. Here the burning of the house is neither a performance promise, मतलब मैं घर जलाऊंगा ऐसा मैंने promise नहीं किया था, nor it is the consideration obtained. Okay, इसके चार essential conditions हैं. किसी भी एक कॉन्ट्रैक्ट को कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बोलने के लिए ये एसेंशियल्स का होना जरूरी है. ओके, सो द परफॉर्मेंस ऑफ अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वुड डिपेंड अपॉन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग. ये हमने डेफिनेशन में देख लिया था. दूसरा चीज देखते हैं. द इवेंट रेफर्ड टू इज अ कोलैटरल इवेंट. ये भी देखा था डेफिनेशन में. द कंटिंजेंट इवेंट शुड नॉट बी a mere will of the promiser. Okay, and the last is the event must be uncertain. Obvious है, event certain नहीं होना चाहिए. अगर वो certain है तो वो contingent नहीं है ना, हमें पता ही है ये होने वाला है. Okay, so we are not sure. Okay, here you have to make sure that the event that we are intending to, this event की हम लोग बात कर रहे हैं, वो हमेशा अनसर्टेन होना चाहिए, तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट को हम कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते. ओके, लेट्स स्टडी ऑल द एसेंशियल्स इन अ डिटेल्ड मैनर. ओके, ए प्रॉमिसेस टू पे रुपीज 50,000 टू बी इफ इट रेन्स. तो ये फ्यूचर इवेंट भी है और अनसर्टेन इवेंट भी. दिस इज अ फ्यूचर इवेंट एज वेल एज अनसर्टेन इवेंट. अगर फर्स्ट डेट ऑफ नेक्स्ट मंथ पे बारिश हुई तो ए बी को पैसा देगा. ओके, तो द कॉन्ट्रैक्ट इज डिपेंडेंट अपॉन द हैपनिंग. अगर इसमें ऐसा ऐड करें, मैं आपको थोड़ा सा डाइवर्ट करना चाहता हूं. ए ने प्रॉमिस किया बी को कि अगर फर्स्ट डेट ऑफ नेक्स्ट मंथ पे बारिश हुई तो वो पैसा देगा. अगर नहीं हुई तो बी ए को पैसा देगा. इफ दिस इज इंक्लूडेड देन कुछ बदलेगा कि नहीं बदलेगा? Yes, sir. क्या बदलेगा बोलो? It becomes a wager. It becomes a wager. Yes, it's a wagering agreement. It becomes a wagering agreement. You have to be very careful, क्योंकि हम यहाँ पे उसका डिफरेंस भी पढ़ने वाले हैं. ये उसका मेन डिफरेंस है. ओके, यहाँ पे ए ने प्रॉमिस किया है बी को, बट वापस तो वेजरिंग में हम क्या बोलेंगे? देयर वुड बी रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, है ना. ए ने भी बी को प्रॉमिस किया है और बी ने भी ए को प्रॉमिस किया है. ओके, बट इन द केस ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट देयर इज नो रेसिप्रोकल प्रोमिसेस. यहाँ पे रेसिप्रोकल प्रोमिसेस नहीं होगा. क्लियर है? किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, है ना. द इवेंट रेफर्ड टू इज अ कोलैटरल इवेंट. ओके, इट शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. ओके, इसीलिए हमने क्या पढ़ा था? इट शुड नाइदर बी अ परफॉर्मेंस प्रॉमिस नॉर अ कंसिडरेशन. मतलब अगर इनमें से कोई भी एक चीज होगा तो वो पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा. हमने यहाँ पे क्या पढ़ा है? वो कोलैटरल इवेंट है. ओके, एडिशनल इवेंट है विच इज नॉट रिलेटेड इन एनी मैनर टू द अभी पैसे पे करने का. एज सच, रेन इज ओनली वन इवेंट that will decide whether A will make payment to B or not. That's it. Okay. पढ़ते हैं उसके examples. Where A agrees to deliver 100 bags of wheat and B agrees to pay the price only afterwards. मतलब अगर this is a sequence decided है कि पहले A deliver करेगा goods, उसके बाद ही B pay करेगा.
इज इट अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट? क्योंकि कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए एक तो ये जो प्रॉमिस हो रहा है ना, 100 बैग्स ऑफ व्हीट या मेकिंग पेमेंट ऑफ प्राइस, ये मेन पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है? दिस इज मेन पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और नॉट? Yes. यस, तो अगर ये मेन पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो ये कोलैटरल इवेंट नहीं है। और अगर इवेंट कोलैटरल नहीं है तो वो कंटीजेंट नहीं होगा, इट वुड बी अ कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट। ओके, और कॉन्ट्रैक्ट कंडीशनल हो सकता है, इट इज पॉसिबल। तो इधर क्या कहा हुआ है, इट इज अ कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट a contingent contract, because the event on which B's obligation is made to depend is part of the promise itself and not a collateral event। क्योंकि ये तो promised चीज है ना, हमने क्या पढ़ा था, it is neither promised nor a consideration। इधर तो consideration है, A क्या डिलीवर करेगा 100 बैग्स और B क्या देगा प्राइस। These both of these things are promised। हमने क्या पढ़ा था, it should not be promised, it is neither the performance promised nor a consideration। इधर A के लिए कंसिडरेशन क्या होगा, प्राइस, और B के लिए कंसिडरेशन क्या होगा, व्हीट। तो ये तो हमने प्रॉमिस किया हुआ है। और दूसरी बात कि ये अनसर्टेन होना चाहिए। ओके, क्या इसको किसी भी मैनर में अनसर्टेन बोल सकते हैं? नो, इट इज अ सर्टेन थिंग। ए गुड्स डिलीवर करेगा तो बी उसको प्राइस पे करेगा ही, या तो अगर बी प्राइस पे नहीं करता है तो ए के पास राइट टू एनफोर्स है अवेलेबल। इज इट ओके? तो द इवेंट शुड बी कोलैटरल। इस एग्जांपल में इवेंट कोलैटरल नहीं है, इट इज अ मेन पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, इट इज अ मेन पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा एग्जांपल पढ़ते हैं, वेयर ए promises to pay rupees 1 lakh if he marries C, it is not a contingent contract। okay, A agreed to construct a swimming pool for B and B agreed to make the payment only completion of the swimming pool। तो ये तो नॉर्मल लाइफ में होता रहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। ओके, बिकॉज ऑल दीज थिंग्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद द कॉन्ट्रैक्ट। हम किसी भी अगर इवेंट की बात कर रहे हैं देन इट मस्ट बी कोलैटरल इवेंट। ओके, समझो कि वेजरिंग एग्रीमेंट में ऐसा था कि ए ने बी को प्रॉमिस किया दैट इफ अ पर्टिकुलर शिप विच इज इन द सी राइट नाउ, ओके, अगर वो वापस आ गई तो मैं तुम्हें 50,000 रुपये दूंगा, और अगर वो वापस नहीं आया तो तुम मुझे 50,000 रुपये देना। इस रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस हुआ, वापस आया तो ए देगा, वापस नहीं आया तो बी देगा। बट अगर ये निकाल दें तो वो कैसा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे ए ने बी को प्रॉमिस किया है पर बी ने ए को प्रॉमिस नहीं किया है, और ये इवेंट कोलैटरल है। ऐसा कैसे पता चलेगा? उस शिप के साथ हमारा एज सच कोई कनेक्शन नहीं है ना, ना उस शिप में हमारा गुड्स आ रहा है या कोई भी मतलब कोई पैसेंजर उसके साथ आ रहा है, हमारा रिलेटिव है या कोई भी फ्रेंड है, हमें उसके साथ कोई कंसर्न नहीं है। उसको तो सिर्फ हमने एक मोड ऑफ ट्रांजेक्शन बनाया है कि भाई ए तभी पे करेगा जब ये शिप वापस आएगा, एटसेट्रा। तो ये इवेंट कैसा हो गया? रिटर्निंग ऑफ शिप इज अ कोलैटरल इवेंट। ओके, थर्ड थिंग इज द कंटिंजेंट इवेंट should not be a mere will of the promiser। ओके, तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। इफ ए promises to pay B rupees 1 lakh if he so chooses, अगर बी चाहता है तो ए उसको 1 लाख रुपए देगा। सो व्हाई वुडंट बी देना? व्हाई वुड बी? मतलब वो बी मना करेगा। उस ए ने बोला है कि बी
अगर चाहेगा तो उसको, तो इट इज अ मियर विल ऑफ द प्रॉमिसर। ओके, इसमें कोई फ्यूचर इवेंट नहीं है कि कोलैटरल इवेंट नहीं है, तो सिंपल पूछा है बी को, तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें 1,00,000 रुपए दूंगा। ओके, इट इज नॉट अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, इन फैक्ट इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल। However, where the event is within the promiser's will, ध्यान रखना, but not merely his will, सिर्फ उसकी देखो यहाँ पे बी की मर्जी थी, बट ये सिर्फ अगर बी की मर्जी ना हो, इसमें ए का भी मन हो, देन इट विल बी अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। इसका एग्जांपल दिया हुआ है, इसको इस तरह से पढ़ेंगे, इधर जिस तरह से दिया हुआ है उसको थोड़ा मॉडिफाई करके पढ़ेंगे। ए ने बी को प्रॉमिस किया 1,00,000 रुपए देने का। अगर ए दिल्ली से मुंबई जाता है तो ए promises to pay B rupees 1,00,000 if A leaves Delhi and goes to Mumbai on a particular day। मतलब ए को कुछ देखो, it is a will of the promiser but not merely his own will। It is a contingent contract because going to Mumbai is an event no doubt within A's will, but it is not merely his will। क्योंकि बी चाहेगा ना ए जाए or not, whether B will wish or not। Yes. Last thing is the event must be uncertain। okay, तो यहाँ पे लिखा हुआ है where the event is certain or bound to happen the contract is due to be performed। ये होने वाला ही है। हमने आगे के केस में क्या पढ़ा, कॉन्ट्रैक्ट तभी परफॉर्म होगा जब वो इवेंट या तो होगा या तो नहीं होगा, हमें डाउट है। ओके, यहाँ पे तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होने के 100% चांसेस है क्योंकि इवेंट सर्टेन है, then it cannot be called a contingent contract। एग्जाम्पल देखते हैं, A agreed to sell his agricultural land to B after obtaining the necessary permission from the collector। इसका परमिशन क्यों लेना पड़ता है वो भी डिस्कस करते हैं। As a matter of course, the permission was generally granted। normally ये permission दे ही दिया जाता है। It is only a procedural aspect। okay, it was held that the contract was not a contingent contract as the grant of permission by the collector was almost a certainty। okay, the कौन सा type of land लिखा हुआ है देखो, agricultural land। okay, always remember agricultural land को तभी सेल कर सकते हैं जब उसका पर्पस हम चेंज करवा के उसको NA मतलब नॉन एग्रीकल्चरल कर दें। क्या कर दें, agricultural land can be sold only when the purpose of that land is changed from agricultural land to non-agricultural land with the permission of collector। इसमें कलेक्टर का परमिशन लेना पड़ता है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उसके पास से आपको परमिशन लेना पड़ता है, बट और उसके लिए एक प्रीमियम पे करना पड़ता है। प्रीमियम इज अ लमसम अमाउंट। ये प्रीमियम हम इंश्योरेंस के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे। ये प्रीमियम का मतलब होगा कि एक लमसम अमाउंट जो भी लैंड ओनर है वो गवर्नमेंट को पे करेगा। ओके, और उस अमाउंट को बोला जाता है प्रीमियम। तो नॉर्मली ये प्रोसीजर, ये जो परमिशन है वो दिया जाता है, इसमें कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी जमीन है और मैं उसका पर्पस चेंज करना चाहता हूँ फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड टू नॉन एग्रीकल्चरल लैंड। इसके भी काफी सारे और है ना इम्प्लीकेशंस हैं, वी आर नॉट गोइंग इनटू डिटेल। इसको कमर्शियलाइजेशन करना है या इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है। ओके, कमर्शियलाइजेशन मतलब मैं वहां पे फ्लैट्स बनाने वाला हूँ, घर बनाने वाला हूँ या कोई और एक्टिविटी करने वाला हूँ। इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स आई एम गोइंग टू सेट अप अ बिजनेस ओवर देयर। ओके, आई हैव अ फैक्ट्री ओवर देयर। तो देयर आर मेनी डिफरेंट थिंग्स। तो उस टाइम पे डिपेंडिंग अपॉन द इम्पैक्ट इट इज गोइंग टू क्रिएट, मोस्टली कलेक्टर उसका परमिशन दे देता है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे,
that getting the permission from collector was a certain thing. It is bound to happen, and in that case the contract would be certain to perform. अगर permission मिल गया तो contract perform भी होगा. In that case the event is not uncertain but it is a certain event. Okay? किसी को यहाँ तक डाउट है तो बोलो. सबसे पहली Sir, yes. sir, जो example number second था, A promises to pay B 1 lakh if वो दिल्ली leave वाला, sir वो event collateral तो नहीं है. See here है ना, leaving Delhi for Mumbai has got no relation. जैसे हम लोग ये रेन की बात करते हैं ना, रेन की बात की या इधर शिप की बात की, तो इसके साथ हमारा ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है. बारिश होने ना होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है. उसको हमने क्यों रखा है वहां पे, ताकि हम डिसाइड कर पाए कि हम पेमेंट करेंगे या नहीं करेंगे. ये वेजरिंग जैसा ही है, खाली वेजरिंग और इसमें डिफरेंस क्या है कि वेजर में रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस होता है, इधर नहीं होता है. अदरवाइज इस इवेंट के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है. Okay. ओके, तो यहाँ पे A might be interested in going to Delhi, but not only A is interested, B is also interested. Okay. Okay, इधर Yes, sir. and one more thing, I misinterpreted this example number 1. Okay, अगर वो फिर से समझेंगे ना तो आपको क्लैरिटी हो जाएगा. If A promises to pay B rupees 1 lakh, if he so chooses, यहाँ पे मतलब बात किसकी हो गई, A की हो गई. अगर A चाहे तो A B को पैसा देगा, तो इधर कॉन्ट्रैक्ट तो है ही नहीं है सच. इट इज मियर विल ऑफ A. इधर किसकी मर्जी थी, खाली A की. यहाँ पे A भी चाहता है और B भी ऐसा चाहता है A दिल्ली जाए. हियर इट वाज ओनली विल ऑफ A. अभी क्लियर हुआ? मैंने शायद इधर गलती से मिस इंटरप्रेट कर दिया था B का. Okay. Yes, sir. Next thing that we are going to study is rules relating to enforcement. Enforce करना मतलब क्या? You can exercise your right to the contract. अगर किसी ने आपको प्रॉमिस किया था कि ये चीज होगी तो मैं आपको 50,000 रुपये दूंगा, और वो चीज हुई, है ना. ए ने बी को प्रॉमिस किया था कि अगर ये शिप वापस आई तो मैं तुम्हें 50,000 रुपये दूंगा. If the ship returns, then B has a right to enforce the contract against A. है ना, B के पास अधिकार है कि वो A के सामने, है ना, एनफोर्स कर सकता है. वो बोलेगा कि मुझे पैसे दो. तो हम डिफरेंट केसेस पढ़ने वाले हैं, और कौन से केस में आप एनफोर्स कर सकते हो और कौन से केस में एनफोर्स नहीं कर सकते. अगर इसी चीज में मैं ऐसा बोलूं कि अगर वो शिप डूब गया या जल गया, ओके, और वापस नहीं आया, कैन बी एनफोर्स अ कॉन्ट्रैक्ट? यस और नो? No. We cannot enforce the contract. The contract becomes void because the event has become impossible. है ना. चलो टाइटैनिक वाला एग्जांपल लेते हैं, है ना, कि एक वो टाइटैनिक शिप कहीं एक प्लेस से निकला और दूसरे प्लेस पे पहुंचने वाला था. ओके, तो दो फ्रेंड्स हैं, उन लोगों ने बैट लगाई. ए ने बी के साथ बैट लगाई, ओके, कि ये शिप अगर उसके डेस्टिनेशन पे पहुंच गया तो मैं तुम्हें 50,000 रुपये दूंगा. ओके, सिर्फ ए ने प्रॉमिस किया था अगर टाइटैनिक अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है तो मैं तुम्हें 50,000 रुपये दूंगा. बट बिकॉज ऑफ द ग्लेशियर, हम सब लोग जानते हैं, है ना, वो डूब गया. विल ए मेक पेमेंट टू बी? या तो ऐसा उल्टा सोचो, क्या बी ए को कंपेल कर सकता है पैसे देने के लिए? No. नो, बिकॉज
the event has become impossible and hence the contract becomes void. Void का मतलब इसको ऐसा पढ़ेंगे, not enforceable, है ना, इसको एनफोर्स नहीं कर सकते, सिंपल है ना। बी के पास राइट था एनफोर्स करने का, पर वो चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि अब शिप आने वाला नहीं है। देयर इज नो पॉसिबिलिटी दैट द शिप विल कम टू द डेस्टिनेशन। क्लियर है? तो अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करना है तो उसमें कंडीशन ये था कि फ्यूचर की कोई अनसर्टेन इवेंट होगी तो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स हो सकता है। हैपनिंग इस पे डिपेंडेंट है। The enforcement is dependent upon happening of a contract, then it can be enforced only when the event happens. B तभी enforce कर सकता है A के सामने जब वो शिप डेस्टिनेशन पे पहुंचे, और B कब enforce नहीं कर पाएगा? जब शिप का आना इम्पॉसिबल हो जाए। चलो, कोई डाउट है तो पूछो। किसी को कुछ डाउट है तो पूछो। बढ़े आगे। अब दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं कि ए ने बी को घोड़ा बेचने का प्रॉमिस किया, बट विथ अ कंडीशन कि सी मना बोलेगा तो। अभी सी हाँ बोलेगा या ना बोलेगा वो पता नहीं है। ए ने पहला ऑफर किसको दिया है? सी को। ओके, और उसके बाद क्या कहा बी को कि मैं तुम्हें घोड़ा तभी बेचूंगा जब सी मना बोलेगा। चलो, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि नहीं हुआ? दिस इज अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट और नॉट? आंसर दो जल्दी, फटाफट। Yes. Yes, so it This is is a a contingent contingent contract. contract. 100%. This is a contingent contract because it is dependent upon an event happening. वो तो हो गया है ना, बट हैपनिंग का मतलब क्या होगा? सी का मना बोलना, वो हैपनिंग है। ओके, तो ये वाला कॉन्ट्रैक्ट तभी हो पाएगा जब सी मना बोलेगा ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट। सिंपल है। चलो एक और बताता हूँ। एक ये वाला याद रखेंगे, एक वो शिप वाला याद रखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 इज दिस, एग्जाम्पल नंबर 2 विल बी ऑफ शिप, एग्जाम्पल नंबर 3 यहाँ पे दिया हुआ है। A contracts to pay B a sum of money when B marries C. A ने B को कुछ अमाउंट पे करने का प्रॉमिस किया अगर B C के साथ शादी करता है तो। ओके, C dies without being married to B, the contract becomes void. It cannot be enforced. ओके, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं हम। Let sorry, number 4, A agrees to sell car to B only when C dies. बोलो क्या होगा? So please repeat. A agrees to sell car to B. मैं तुम्हें अपनी कार बेचूंगा। ओके, बट कब? जब सी की डेथ होगी तब। तो ये कॉन्ट्रैक्ट कब एनफोर्स हो सकता है? When C dies. After the C dies. ओके, The death C. इट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड अनलेस एंड अनटिल सी डाइज। किसी को भी डाउट डिफिकल्टी है तो प्लीज पूछो। हाँ, चलो नेक्स्ट इज
एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये पूरा का पूरा एज इट इज है, बट इधर हैपनिंग की जगह क्या हो गया? Not happening. ओके, अगर कोई एक चीज फ्यूचर में नहीं हुई तो मैं आपको पैसे दूंगा या मैं कोई भी परफॉर्मेंस दूंगा। तो हाउ कैन वी डिसाइड कि ये एनफोर्स कब होगा? ए ने बी को प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा, अगर फ्यूचर में कोई इवेंट नहीं हुई तो नॉट हैपनिंग पे है डिपेंडेंट। सो व्हेन कैन बी एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट? चलो बोलो, इसके आगे वाले में क्या पढ़ा? बी कॉन्ट्रैक्ट को तभी एनफोर्स कर सकता है कोई एक इवेंट होता है, हमने पॉजिटिव देखा था। ए सी मर गया तो बी बोल सकता है ए को, या शिप वापस आ गया तो बी ए को बोल सकता है कि पैसे लाओ, है ना। इट वॉज ऑन द हैपनिंग ऑफ समथिंग। इधर बोला है नॉट हैपनिंग, कि अगर, है ना, चलो ऐसा समझो, ए ने बी को ऐसा कहा कि कोई एक पर्टिकुलर शिप वापस नहीं आया तो, इधर एग्जाम्पल दिया हुआ है, इफ अ पर्टिकुलर शिप डज नॉट रिटर्न देन आई विल पे। तो बी उसका राइट कब एक्सरसाइज कर सकता है? जब शिप वापस आ जाए। आ जाए, ये तो बोला है नॉट रिटर्न, जब वापस नहीं आए तब। नहीं आए। चलो, when landing of the ship becomes impossible, there are no chances that the ship will return। अगर शिप